नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर सीतामढ़ी में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद 5 लाख रुपए लेकर अपराधी यहां से फरार हो चुके हैं। रीगा के गणेशपुर बभन गामा की यह घटना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का संचालक सीएसपी जिसकी हत्या की गई है और यहां से 5 लाख की रकम लेकर अपराधी फरार हो चुके हैं। तो बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां पर ग्राहक सेवा केंद्र संचालक यानी कि सीएसपी की हत्या की गई है और 5 लाख रुपए लेकर अपराधी यहां से फरार हो चुके हैं। रीगा के गणेशपुर बभन गामा की यह घटना है। हमारे पेट्रोल पंप के बगल में पहले से खाद लाकर 2 आदमी रुका हुआ था बाइक से, लाल कलर का अपाची पे। और जब पहुंचे हैं तो थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से आके बैग छीनने की कोशिश किया है। तो हम लोग बैलेंस कर रहा गया और नीचे हम लोग गिर गए। फिर उसे उतर के आया है और फिर बैग छीनने का कोशिश किया है। तो उसी क्रम में धक्का मुक्के को नोक-झोंक हुआ है और गोली मार के बैग छीन के भाग गया है। और सहयोगी राकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश उठ चुके हैं सीतामढ़ी से। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है? हालांकि प्रारंभिक जांच शुरू की गई होगी पुलिस की तरफ से। अपराधी कितने की संख्या में थे? जी विभा, मैं आपको बता दूं कि बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जो सीएसपी संचालक सुजीत कुमार थे उसके सर पर 2 गोली मारकर रुपयों से भरा जो 5 लाख रुपया था उसको लूटकर आसानी से चंपत हो गया और भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो पुलिस और स्थानीय लोग थे पूरी तरीके से मूक दर्शक बने रहे। और सबसे गंभीर बात यह है कि गोली लगने के बाद उसके जो सहयोगी थे सुजीत कुमार के जो मृतक है वह लगातार लोगों से मिन्नतें करता रहा कि उसे अस्पताल में जल्दी भर्ती कराया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो काफी दुखद घटना कहा जा सकता है। जो सीतामढ़ी का रीगा थाना क्षेत्र है उसमें लगातार सीएसपी संचालक को निशाना बनाया जाता है। तकरीबन आधे दर्जन, पिछले 6 माह के भीतर आधे दर्जन ऐसी घटनाएं हो चुकी है और पुलिस पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। किसी भी मामले का अब तक अनुसंधान के क्रम में उसका सत्य सामने नहीं आया है। और जो हत्यारे होते हैं, चाहे जो लूट की घटना को, वारदात को अंजाम देते हैं, वैसे लोगों को अब तक पुलिस पकड़ नहीं सकी है। तो काफी दुखद घटना कहा जा सकता है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है और लगातार ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और सीतामढ़ी जिले की जो पुलिस है उसके लिए एक बड़ी चुनौती कहा जा सकता है। जी विभा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिन दहाड़े इस घटना के बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हुए अगली खबर भी कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसमें बेगूसराय में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की घटना को हथियार के बल पर अपराधियों ने अंजाम दिया और यहां से फरार हो चुके हैं। लूट के दौरान गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है। तिगड़ा थाना क्षेत्र के तिगड़ा बाजार की घटना, जहां पर दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया गया और अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं। और सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे घटना के मार्फत? जी बिल्कुल विभाग जो जानकारी अभी तक मिल रही है, जो दिन दहाड़े चूंकि अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है तो कहीं न कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी है और लोग सवाल खड़े भी कर रहे हैं। देखा जाए तो जैसे ही अनलॉक शुरू हुई और लॉकडाउन में ढील दी गई है तो अपराधियों का मनोबल भी चरम पर है और लगातार वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज की जो घटना है वो भी दिन दहाड़े अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और घटना के वक्त जो है अपराधियों ने गोलीबारी भी की है। गनीमत ये रही कि दुकानदार बाल बाल बच गया और जो है अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि और क्या इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सका है? वहाँ क्या सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, ये अपराधियों की संख्या के बारे में तो स्पष्ट हो गया है क्योंकि 2 बाइक पर 4 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे और हथियार से लैस थे, लेकिन कितने की लूट हुई है और कौन अपराधी थे ये अभी शिनाख्त नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम और वरीय पदाधिकारी वहां जो है छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है वो अपराधी कौन थे और कितने की लूट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, दिन दहाड़े एक और घटना और इस घटना के साथ ही एक बार फिर से यही सवाल कि आखिर अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ा हुआ है। दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी बेफिक्र होकर यहां से भाग भी रहे। खबर लखीसराय से, जहां पर तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चियों की डूबने की वजह से मौत हो गई। हादसा मणिकपुर थाना के लक्ष्मीपुर की है, जहां सूर्य मंदिर के करीब 3 बच्चे स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसमें एक को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 2 बच्चों के डूबने की वजह से मौत हो गई। इस हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
3 बच्चा स्नान कर रहा था। स्नान करने के क्रम में 2 बच्चा डूब गया और 1 बच्चा को बचा लिया गया। सहायता राशि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की जा रही है। जो आपदा में होगा सहायता वो निश्चित रूप से दिलाया जाएगा। 3 बच्चा सोती नदी सूर्य मंदिर के निकट स्नान कर रहा था। स्नान के क्रम में तीनों बच्चा डूब गया, जिसमें से 1 बच्चा जीवित निकल गया, 2 बच्चा जो निकला गया वो मृत अवस्था में। जहानाबाद जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली दुर्धार नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी बढ़ने से खान बहादुर रोड स्थित पुल पर पानी चढ़ चुका है। लोगों को अब जान माल का खतरा साफ नजर आता है। आवाजाही में लोगों को परेशानी नजर आ रही है। लोगों को यहाँ पर आने जाने से हालांकि रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। प्रशासन की लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही कि प्रशासन इधर भी देना चाहिए था, ऊपर भी देना चाहिए प्रशासन को। अभी पानी से बढ़ने की संभावना है। हाँ, पानी तो भर चुकी है, अभी देख ही रहे हैं। अभी तो पानी हल्का सा घटा है, मगर अभी पानी अभी शाम तक उतरेगी। पानी बहुत आस्ते आस्ते उतर रहा है पुल पे से। और सहयोगी राघव वर्धन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राघव, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल हालात कैसे हैं? क्या पहले जैसी स्थिति अभी बनी हुई है या उसमें सुधार नजर आ रहा है? और लोगों की जान माल की रक्षा के दृष्टिकोण से किसी तरह की कोई पहल शुरू की गई है? जी देखिए, जब इसके बारे में हम लोगों ने अधिकारियों से बात की और यहाँ पर पुल के ऊपर से जो पुलिया है उसके ऊपर से पानी जाने की जब बात कही और लोगों का उससे आवागमन जो था वो जारी था, जब इसके बारे में अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बोला कि इस मामले को लेकर के उनको भी खबर हुई है और वहां पर स्थानीय जो सीओ है और एसडीओ उनको भेजा गया है ताकि वहां पर जो लोगों की आवागमन हो रहा है उसको रोक दिया जाए। और नदी के दोनों तरफ, क्योंकि ये एक शहर का ही हिस्सा है, और दूसरी तरफ जो मोहल्ले पड़ते हैं जिससे पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है, उस मोहल्ले को में बैरिकेड करने के लिए ताकि जो रिक्शा और जो साइकिल के सवार जो है बिना रोक टोक उस इलाके से जा रहे हैं, उस पुल के ऊपर से जा रहे हैं, नदी में तेज धार है, कहीं मतलब वो बह न जाए, उसको रोकने के लिए बैरिकेडिंग के लिए वहां पर भेज दिया गया है और बैरिकेडिंग कर दी गई है। फिलहाल जो है पानी उस पुलिया के ऊपर से बह रहा है और लोग का जो आवागमन था उसको प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया है। ये जो बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस वक्त पानी का बहाव वैसे ही पुल के ऊपर से जारी है, लेकिन एहतियाती कदम जरूर उठाए गए हैं जिसमें लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। खबर नौगठिया से, जहां पर कोसी के जलस्तर में लगातार कमी देखी जा रही है। बावजूद इसके लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि कोसी का कहर जारी है। बेहपुर के कहारपुर, गोविंदपुर, लोकमानपुर, चुरहर और रंगरा मदरौनी में कोसी के कहर से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल अब बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों की कमर टूटी हुई है। ग्रामीण इलाकों में गलियों और सड़कों पर अभी भी कोसी का पानी नजर आ रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो फसल में डूब गया है, बर्बाद हो गया, नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का क्षति हुई है। इससे यहाँ के लोगों को, हम लोगों को चाहिए सरकार के द्वारा जल्द से जल्द क्षति मुआवजा दिया जाए और ताकि किसानों को कुछ राहत हो। किसान ना सरकार कोई कुछ घोषणा की है ना कुछ कर रही है, सरकार उदासीन है। हम लोग को लिए सरकार कोई दिखावे, किसान को कुछ मुआवजा मिले। और अब बात सासाराम सदर अस्पताल की, जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था या यूं कहें कि स्वास्थ्य सिस्टम जो है वो ठेले पर नजर आती है। यहाँ करपुरवा गांव की रहने वाली मरीज मनवती देवी पिछले कई दिनों से ठेले पर सवार होकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचती हैं और उनके पति जगनारायण हर दिन ठेला खींचकर पत्नी को अस्पताल तक लेकर आते हैं और इलाज कराकर फिर इसी ठेले से वो घर वापस जाते हैं। पूरा अस्पताल प्रशासन इस तस्वीर को, इस नजारे को देखता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला कहीं नहीं नजर नहीं आता। जबकि सदर अस्पताल में एम्बुलेंस लेकर तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि इसकी जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं थी। और अब इलाज तो साल भर से करा रहे हैं। यहाँ तक रोज आना जाना ठेले से करते हैं आप? हाँ, आना जाना ठेले से करते हैं। एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं, हमको एम्बुलेंस नहीं मिला, हमको नंबर मालूम नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ नॉन कोविड केस के लिए एम्बुलेंस है और उसकी सुविधा यहाँ उपलब्ध है और ज़रूरत पड़ने पर ऐसे रोगियों को हम एम्बुलेंस की सुविधा देते हैं।
और छपरा में भी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहाल और बदहाल नजर आती है। सदर अस्पताल की बात कर लें तो ओपीडी में डॉक्टर हमेशा नदारद रहते हैं। 10 डॉक्टरों को यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया गया है, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ एक ही डॉक्टर यहाँ समय पर दिखते हैं, जबकि मरीज डॉक्टरों का इंतजार घंटों करते हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता संतोष गुप्ता ने। जी, अभी तक तो वो काउंटर पे कोई पुर्जा भी काटने वाला नहीं था। आपके माध्यम से वो आए और फिर पुर्जा कटा। अब महिला वार्ड में आए हैं दिखाने, तो उसमें मैडम नहीं है, वैसे बात करती है जैसे लाट साहब जैसे। डॉक्टर वगैरह कोई है कि नहीं अस्पताल? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। हमको रिपोर्ट भी लेना है। कितना बज रहा है? अभी तो 9:30 हो गया है। क्या लगता है ये सही व्यवस्था है? नहीं, हमारे देखने से तो पब्लिक के लिए बहुत मतलब ये खराब है कि यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। आ रहा है, इतना दूर दूर से लोग आता है दिखाने, समय से कुछ नहीं मिलता है। सुरेंद्र महतो। वो नहीं आया इधर? नहीं। क्या कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के? क्या करेंगे, रुकेंगे भी घंटा और याद कर रहे हो ना? जी। हालांकि सदर अस्पताल के ओपीडी के शुरू होने का समय लगभग 8:30 बजे से है, लेकिन 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कई डॉक्टर मौजूद नहीं है। कुछ डॉक्टर जरूर है जो मानवता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन हम दिखाना चाहें कि ईएनटी विभाग जो है इसका ताला भी यहाँ नहीं खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि क्या जो मरीज दूर दराज से यहाँ आने वाले उनको क्या परेशानियाँ हो सकती है। आप तमाम वार्डों को मैंने जायजा लिया, उसमें कई डॉक्टर ऐसे हैं जो गायब हैं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों को इसकी कोई परवाह नहीं प्रबंधन है यहाँ पे। अस्पताल के जो प्रबंधक होते हैं या जो अस्पताल के प्रशासन होते हैं, उन्हें भी इसकी कोई परवाह नहीं है कि मरीज आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। चूँकि दूर दराज से जो मरीज सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डॉक्टर यहाँ बेपरवाह बने हुए हैं और समय से नहीं आते हैं, और लगातार इसकी शिकायतें सामने आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो छपरा सदर अस्पताल की कुव्यवस्था कह लीजिए, बदहाली कह लीजिए, जैसे ही इस तस्वीर को हमने दिखाया, इस खबर को हमने दिखाया, उसके बाद अब अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी इस तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा। अनलॉक के दौरान नियमों और कोविड-19 के गाइडलाइंस की अनदेखी करना आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को अब महंगा पड़ता दिख रहा है। जी हां, नियम तोड़ने के आरोप में झारखंड सरकार तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। इसके पहले होटल खोलने के मामले में रांची जिला प्रशासन की ओर से होटल कैपिटल रेसिडेंसी के मालिक और मैनेजर के खिलाफ रांची के चुटिया थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आपको ये बताते चलें कि तेज प्रताप यादव ने विशेष अनुमति प्राप्त कर गुरुवार को आरजेडी प्रमुख और अपने पिता लालू प्रसाद यादव से रिम्स निदेशक के आवास पर जाकर मुलाकात की थी, और इसके बाद वे चुटिया स्थित होटल कैपिटल रेसिडेंसी पहुंचे। उन्हें होटल के कमरा नंबर 507 में ठहराया गया। इसकी शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन की ओर से मामले की छानबीन की गई और घटना सही पाए जाने पर देर रात होटल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़ी बात नहीं है तेज प्रताप जी के लिए, वे इस तरह के उलूल जलूल हरकतों के लिए भी जाने जाते हैं। अगर उनको थोड़ी भी सरकारी ओहदे पर रह चुके हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने संविधान की कभी शपथ ली थी, आज विधायक भी हैं, तो इतनी बातें तो उनको तकनीकी तौर पर पता होना चाहिए। लेकिन आरजेडी के जिन में ही लगता है कि नियम कानून का उल्लंघन करना लिखा हुआ है। पद का गरिमा हमेशा ख्याल रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसका अनुपालन करना चाहिए। वही गाइडलाइन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, जिससे उस पर उन पर होटल के जो स्टेटमेंट दिया गया उसके आधार पर सुनना जी केस होगी। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमेशा पद की गरिमा को बढ़ाते रहना चाहिए। और जेडीयू के दलित विधायकों की बैठक आज मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर की गई। बैठक में अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, संतोष निराला और प्रेमा चौधरी शामिल हुए इस बैठक में। और इस दौरान नीतीश कुमार की 6 सितंबर की होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सरकार की रणनीति दलित समाज तक पहुंचाने की योजना भी इस बाबत तैयार की गई। जदयू की दलित विधायकों की जो बैठक है वो अब देख सकते हैं कि जहाँ पे अशोक चौधरी के आवास पे हो रही है, जहाँ पे अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, वहाँ पे संतोष निराला के साथ प्रेमा चौधरी जो आरजेडी छोड़ करके यहाँ पे आई हैं, वो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और आकर के यहाँ पे रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं कि कैसे विधानसभा चुनाव में जो है वो दलित वोट बैंक पे कब्जा किया जाए। सर
ये बैठक कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों के लिए क्या रणनीति है? नहीं, क्योंकि हम मानते हैं जो जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, हम लोगों का मानना है और जो प्रदेश की जनता है वो भी ये मानती है कि नीतीश कुमार जी ने इस समाज के लिए, खास करके दलित महादलित के लिए इन 15 वर्षों में जितना काम किया है, बाकी राजनीतिक दल ने सिर्फ बात किया, माननीय नेता ने न सिर्फ काम किया बल्कि योजनाओं का निर्माण किया, बजट का प्रावधान किया, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का काम। कि दलित में पैदा ले लेने से कोई दलित का नेता नहीं हो जाता है, जिस समाज के लिए काम करता है उसका नेता होता है। जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा त्याग करके दलित समाज के जो सबसे अंतिम पायदान के लोग थे उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह से जिस तरह से दलित समाज के लिए जो पंचायती राज होता है उसमें आरक्षण देकर के भिन्न भिन्न पदों पर जिस तरह से प्रतिष्ठित पद है उस पर दलित समाज के लोगों को बैठाने का काम किया। जब जब चुनाव आता है तब तब दलित के कुछ मुद्दे उठाकर और चुनाव का लाभ लेने का लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं वो काफ़ी सतर्क और सूझबूझ से काम लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानते हैं। रैली होने वाली है हमारे जदयू का, तो उसमें हम लोग आज जो दिशा निर्देश मिलेगा, वैसे तो काम करने का अनुभव हम लोग का है, लेकिन वर्चुअल रैली का अनुभव नहीं है। अब हम लोग यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से हम लोग को करना है कि रैली हमारा सक्सेस और जन जन तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को, उनके विचारों को लोग सुन। न सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है, 6 तारीख को होने वाले मुख्यमंत्री का जो वर्चुअल रैली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जुड़े, इन सारे बातों पर लेकर के यहाँ पे रणनीति तय हो रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, महागठबंधन में सीट बंटवारे में उपेंद्र कुशवाहा को न तो आरजेडी की तरफ से भाव दिया जा रहा है और न ही कांग्रेस ही उनसे पूछ रही है, और ऐसे में कुशवाहा बीच मझधार में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी की तरफ से अब तक एक बार भी उन्हें अप्रोच नहीं किया गया, कुशवाहा से बातचीत नहीं की गई, लिहाजा अब उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद से गुहार लगा रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़े। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने कुशवाहा पर चुटकी ली है। पूर्व में भी और बिहार प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोहिल साहब ने कह दिया था कि महागठबंधन के तमाम साथियों से हमारी बातचीत हो गई है और बेहतर तरीके से समन्वय बन रहा है। अभी वक्त है, समय आते आते देखिएगा सब ठीक हो जाए। आप देखे होंगे, हमको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत दिक्कत है, वो हमारे महागठबंधन के एक पार्ट है और समय आने पे आप देखेंगे कि महागठबंधन बड़ी एकजुटता के साथ सबके सामने में आएगा। जब समय आएगा तब ना बात करेंगे, धैर्य उनको रखना चाहिए, सभी दलों को धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर सब चीज़ मिल बैठ करके तय होगा, इतना बौखलाहट में नहीं रहना चाहिए। डीए में थे, उनका कितना सम्मान था, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थे, और महागठबंधन के भीतर उनको डेमोरलाइज किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। राजद और कांग्रेस के बीच उनको सैंडविच बनाकर, न घर के रहे न घाट के, ये मुहावरा पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी पर फिट बैठता है। तेजस्वी यादव ने उनका सीटों के तालमेल को लेकर फोन उठाना बंद कर दिया। सीट शेयरिंग में जो राजद के तेवर है उसके हिसाब से आरएलएसपी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। और बिहार में कांग्रेस भी अब चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी बिहार में 100 वर्चुअल रैली करने जा रही है। पहले चरण की बात कर लें तो कांग्रेस 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच 41 वर्चुअल रैली करेगी और इसके लिए पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर अपने पत्ते हालांकि उसने नहीं खोले हैं। चुनाव आयोग कराएगा, पार्टियां चुनाव कराना चाहती हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। आप कह रहे हैं कि तैयार है, लेकिन अब तक कोई सीट को लेकर फाइनलाइज नहीं हुआ आप लोगों के गठबंधन में कि किस तरह से कांग्रेस आएगी, क्योंकि आप लोग जल्दी से जल्दी हो रहा है और वो सब एक हमारा जो हाई कमान है वो बहुत ही इसको सुंदर तरीके से अच्छे से सब हो रहा है और सब ताकत के साथ सब होगा। जल्दी आपको इसकी सूचना मिलेगी। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे जिससे चुनाव का आगाज इस बार कर यहाँ का कार्यकर्ता नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ इस बार बदलाव की राजनीति, इस बार पूरा बिहार बोलेगा और बदल जाएगी सरकार।
और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और तमाम सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि कोरोना को मात देने के लिए केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला। राफेल के कारण सेना का मनोबल बढ़ा, देश का मनोबल बढ़ा, लेकिन राहुल गांधी देश का और सेना का मनोबल गिराने में लगे रहे। और कोरोना काल में नर्सें कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, लेकिन बांका सदर अस्पताल की बात करें तो यहां पर नर्सों का मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है, जिसका आरोप अस्पताल के लिपिक रोहित कुमार पर लगा है। इसे लेकर नर्सों ने कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित नर्सों ने अब डीएम से जांच की फरियाद लगाई है। इसमें आए हैं अपना परेशानी को रखने के लिए। हमारे सदर अस्पताल में हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम यहाँ पर छुट्टी मांगने जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलता है और छुट्टी के एवज में भी पैसा मांगा जाता है। यहाँ के जो क्लर्क हैं रोहित कुमार, उसके द्वारा हम लोग को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है। जब भी कभी छुट्टी मांगने जाइए तो यहाँ से वहाँ किया जाता है। जब तक पैसा नहीं दिया जाता है तब तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होता है। पहले जो ड्यूटी बना था और अभी जो कोविड में ड्यूटी बना है, तो ये जो 8 घंटे का और 10 घंटे का ड्यूटी है, तो वो लोग कहती थी क्या कि हम लोग आपस में 2-2, 3-3 है तो 2-2, 3-3 घंटा करके मैनेज कर लेंगे। इसी के लिए कल हमने एक वहाँ बैठक भी रखा है सारे डॉक्टर्स, सारे स्टाफ्स का, और मैं एक कर ग्रीवांसेस खुद भी सुनूंगा। उसके बाद ये निर्णय मंडे तक हम लोग उस पर आ जाएंगे करके। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, जो गलत है तो उसको कार्रवाई कीजिए। खबर औरंगाबाद से, जहां के बारूण में खाद को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी कई बार खाद उन्हें नसीब नहीं हो रहा और इसे लेकर जब बीडीओ और सीओ से किसानों ने शिकायत दर्ज कराई तो खुद उल्टा इनकी तरफ से किसानों को ही फटकार लगाई जाती है। इनका आरोप है कि खाद नहीं मिलने से फसल पर इसका सीधा असर, अगर कहीं से मिल भी रहा है तो उन्हें इसके लिए अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। पानी सब कर रहे हैं, लाइन लगा हुआ है, जैसे तैसे लोग घुस रहे हैं और हम 6 बजे से लाइन में लगे हैं, जो हमको खाद नहीं मिल रहा है। अधिकारी आए, उनको टाइम का आया, धक्का मुक्की किया और किसान को परेशान किया। इसके बाद फिर परेशान करके किसान के चला गया। हम लोग को ट्रक से पैसा तहसील में लगा हुआ है, जितना भी है सब परेशान है किसान। नहीं जानते इसके बारे में, बीओ साहब बताएंगे, आप उनसे लीजिए ना भाई। हम जो यहाँ व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, हम इसके बारे में यहाँ आपकी मैंने कोई जिम्मेवारी नहीं है ना कि जिम्मेवारी नहीं तो क्या लाए उल्टा पुल्टा क्या बात बोल रहे हैं? अरे हम बोल रहे हैं कि कितना खाद का दुकान है, मेरे पास जानकारी नहीं है, लिस्ट नहीं है, ये डीओ और बीओ का काम है। हम यहाँ पर देखे भीड़ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।